एक्सपेक्टेशंस थी। 9 to 5 जॉब रहेगी, वीकेंड्स पे छुट्टी रहेगी, वर्क स्ट्रेस कम रहेगा। एक बार सिलेक्शन होने के बाद क्या ही लोड रहता है। आपके सारे फ्रेंड्स जो कि सर्विसेज में होंगे या फिर वो कोई प्राइवेट सेक्टर में होंगे, वो दिवाली की छुट्टी एंजॉय करेंगे, न्यू ईयर एंजॉय करेंगे, होली एंजॉय करेंगे। उसी समय आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी लगेगी। एक दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी पोस्टिंग्स जो हैं, आपको हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग्स आसपास में ही आए, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पाना मुश्किल हो जाता है। आईपीएस से अगर ग्लैमर हटा दिया जाए तो जो गवर्नमेंट सैलरी है और उसके प्रोपोर्शन में जितना हम काम करते हैं, अगर ये देखा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आपको 70,000 65,000 सैलरी में 12-12 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको अवार्ड नहीं देगा, कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, बल्कि अगर आप कुछ गलत कर देंगे तो 2-4 चीज़ें सुनने को उल्टा मिल जाएगा। सर्व करने का जो भावना है, इसी की वजह से ये सारा जो फोर्स है मोटिवेटेड रहता है और हम ये चीज़ें इग्नोर करके, सैलरी वगैरह इग्नोर करके, ये इसी भावना से ये काम करते जा रहे हैं। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year also. It was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली नॉलेज ट्रैक। मैं निमिष पाटिल, आईपीएस 2020 बैच। मैं आपको आज यहाँ पे आईपीएस सर्विस के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हमारे नॉलेज में नहीं होती, या उसको ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे आपका प्रिपरेशन भी आसान हो और जब आप अपने सर्विसेज का चॉइस भरेंगे तो आपको आसानी हो। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट की थी और पहले 2 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो कि 19 का एग्ज़ाम था और मेरा रैंक 389 था। अभी मेरा आईपीएस सर्विसेज में उत्तर प्रदेश काडर है और मेरा होम स्टेट महाराष्ट्र है और करंटली मैं डीसीपी ट्रांस-इंडियन गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो जो हमारा सर्विस देने का चॉइस होता था उसमें मेरा ऑब्वियसली जैसे सबका होता है फर्स्ट चॉइस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था। उसके बाद मेरा जो चॉइस था वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज था, बट मेरे फैमिली के डिसीजन के वजह से मैं वो नहीं दे पाया था। और उसके बाद सेकंड चॉइस मेरा पुलिस सर्विसेज था। उसके बाद आईआरएस और डिफेंस स्टेट सर्विसेज वगैरह ये आगे के चॉइसेस थे। तो जनरली हम जब प्रिपेयर करते हैं तो ये सबके मन में डाउट रहता है कि क्या चॉइस ऑफ सर्विसेज क्या रहे। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है इसके बारे में जो हम जनरली देखते हैं कि सर्विस में आने से पहले परसेप्शन अलग होता है और सर्विस में आने के बाद अलग होता है। तो आज हम फोकस करेंगे कि जो सर्विस में आने के बाद जो इनसाइडर व्यू है, जो एक आपको आगे के डिसीजन लेने के लिए एक गाइड करेगा, इस पर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा बैकग्राउंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मेरा पुलिसिंग से कुछ ज़्यादा रिलेशन था नहीं, ना ही मेरे कोई क्लोज रिलेटिव्स में भी कोई पुलिस में नहीं था।
तो जब मैंने आईपीएस ऑप्ट किया या फिर आईपीएस ज्वाइन किया, तो मेरे लिए पूरा पुलिसिंग का एनवायरनमेंट नया था, जो कि मोस्टली 80% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए यही सिचुएशन रहती है कि वो फर्स्ट टाइम पुलिसिंग से डील करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो शुरुआत में हमें डील करनी पड़ती है। पुलिसिंग का एक जो एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, वो अलग होता है। वो डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है। मोस्ट ऑफ द जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं या तो इंजीनियर होते हैं या एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे हमारा पुलिसिंग से रिलेशन काफ़ी कम होता है। मोस्टली जो हमारे पुलिस से आपका संबंध आता है वो या तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हो या फिर ट्रैफिक का चालान हो, इसलिए होता है। क्राइम एंगल से बहुत ही कम होता है। और आप देखेंगे तो इंडियन पुलिस सर्विस या फिर किसी भी पुलिस फोर्स का क्राइम ब्रेड एंड बटर होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्राइम पे एक कमांड डेवलप करनी पड़ती है, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी नहीं होता और ना ही इसमें आपको कोई गाइड कर सकता है। तो एक काम करने की तैयारी होनी चाहिए आपकी क्राइम के ऊपर। और बाय एंड लार्ज क्राइम एक सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी और सोसाइटी को मदद करने की एक ड्राइव होनी चाहिए, जो आपको अगर है तो आप इस सर्विस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखा जाए तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था कि आईपीएस के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। इट्स जस्ट के मैं तो जब प्रिपेयर कर रहा तो मेरा टारगेट ये था कि एक एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो जाए, आगे का बाद में सोच लेंगे। तो जब आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करते तो आप हमेशा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही दिमाग में रखते हैं। आप हमेशा एज ए डीएम ही सोचते हैं, एज ए डीएम ही आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी तरह मैंने भी एज अ आईपीएस बहुत ही कम ध्यान दिया था कि मैं आईपीएस बनूंगा या एसपी बनूंगा, एसपी बनने के बाद ये करूंगा वो करूंगा। तो मोस्टली जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो जैसे आईएएस की होती है, डीएम की होती है, उसी तरह थी कि मेरा नेचर ऑफ जॉब वैसे ही रहेगा, जैसे 9 to 5 जॉब रहेगी, वीकेंड्स पे छुट्टी रहेगी और वर्क स्ट्रेस कम रहेगा। एक बार सिलेक्शन होने के बाद क्या ही लोड रहता है, ऐसा एक मेरा वे ऑफ थिंकिंग था, जो कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद पूरा ही चेंज हो गया। आप अगर देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट ये सर्विस है। आपके कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, आपको कोई छुट्टी वीकेंड्स वगैरह ग्रांटेड नहीं है, आपको 24/7 ऑल थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है पुलिसिंग में। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके कस्टमर सोसाइटी है, और सोसाइटी की कभी छुट्टी नहीं होती, सोसाइटी में कभी क्राइम नहीं रुकता, सोसाइटी को मदद की ज़रूरत 24/7 पड़ती है। तो आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। इसके एक और भी साइड है जो मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव साइड है, जो बाकी सर्विसेज में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको लोगों को आप जितना इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हैं, इतने इमीडिएट मदद कर सकते हैं, ऐसे आप किसी सर्विस में नहीं कर सकते। आपके पास जो भी कंप्लेनेंट आता है, जो भी आपसे मिलने आता है, वो इसी उम्मीद से आता है कि पुलिस के पास हमें हेल्प मिलेगी। हम जनरली डे टू डे हमारे ऑफिस वर्क में देखते हैं कि जो रेवेन्यू के मामले है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले है या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के मामले हैं, लोग वो भी पुलिस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो जब हम उनको बताते हैं कि हमें ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनका जनरली आंसर ये होता है कि ये हमें भी पता है, लेकिन हमें जो उम्मीद है, जो हेल्प की उम्मीद है, ये पुलिस से ज़्यादा है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी मदद कर पाते हैं। तो ये एक परसेप्शन है। आप सोसाइटी आपको एक पॉजिटिव वे में देखती है, आपसे हमेशा हेल्प की उम्मीद रहती है। तो ये आपको किसी दूसरे सर्विस में नहीं मिलेगा। जब आप आईपीएस ज्वाइन करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि छुट्टियां आपको बहुत कम मिलेगी।
आपके सारे फ्रेंड्स जो कि सर्विसेज में होंगे या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में होंगे, वो दिवाली की छुट्टी एंजॉय करेंगे, न्यू ईयर एंजॉय करेंगे, होली एंजॉय करेंगे। उसी समय आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी लगेगी। होली की ड्यूटी हो, दिवाली की हो या न्यू ईयर की हो, सभी त्योहारों में लोग छुट्टियां मनाते हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उस दिन। सिमिलरली नॉर्मल जो हमारे वीकेंड्स होते हैं उस पर भी आप फ्री नहीं रहेंगे अनलेस एंड अनटिल आपने लीव ले ली है। जब तक आप प्रॉपर लीव नहीं लेते तब तक आप माना जाता है कि आप ऑन ड्यूटी हैं। ये चीज़ भी हम प्रिपरेशन के समय ध्यान नहीं रखते। तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा फोकस देना है तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है इस सर्विस में। तो ऑन एन एवरेज सारे ही सर्विसेज में आपको 14 डेज़ की कैजुअल लीव मिलती है। लेकिन आईएएस और आईपीएस में क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको छुट्टियां बहुत कम मिलती है। और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी छुट्टी मिलेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की मिलती है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप 8-10 दिन की छुट्टी लेके कहीं घूमने जाएंगे, तो ये आपको बस साल में 1 या 2 साल में एक बार ही पॉसिबल है। वैसे तो सबको छुट्टियां आप देखेंगे तो ऑन रिकॉर्ड तो हमें बहुत सारी छुट्टियां अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत ही कम छुट्टियां हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है वो 1 साल की एक बार में हम ले सकते हैं, लेकिन वो आपके पूरे करियर में आप 1 या 2 बार ही मैक्सिमम ले पाएंगे। जो हमारी अर्न लीव होती है वो साल की 30 होती है, 30, वो भी हम साल में या 5 साल में 10 साल में 1 या 2 बार ले पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो छुट्टियां होते हैं हम कैजुअल लीव ले पाते हैं, वो भी साल में 2 या 3 बार ले पाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो मेरे खुद के शादी के लिए मुझे 20 दिन छुट्टी मिली थी। तो ये अभी तक की मेरी सबसे बड़ी लंबी छुट्टी है जो कि मुझे एक ही बार मिली है। देखिए, आईपीएस की दिनचर्या अगर आप देखेंगे तो मैं अभी एज अ डीसीपी बताऊंगा। हमारी जनरल शुरुआत जो होती है दिन की, उसमें हम हमारी जो डेली क्राइम की जो एक रिपोर्ट आती है वो हम देखते हैं, जिसमें क्या क्या क्राइम हुआ है और हमने क्या क्या उसमें चीज़ें की है, ये हमें देखनी होती है और हमें ऊपर हमारे सीनियर्स को ब्रीफ करना होता है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है। हमारे क्राइम से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसको हाईलाइट करके हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को फ्लैग कर देते हैं और उस पर हमें क्या एक्शन लेना है ये उनको डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हम जब ऑफिस जाते हैं तो 10 से 2 के बीच में हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, जहाँ पे लोग शिकायत लेके आते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उनके जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद 2 बजे के बाद हम लंच ब्रेक के बाद जो हमारा ऑफिस वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो करते हैं। तो और एन एवरेज ये 5-6 बजे तक चलता है। उसके बाद हम मोस्टली फील्ड में जाते हैं और फील्ड में पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारे क्राइम से रिलेटेड सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे एरिया डोमिनेशन हो, फूड पेट्रोलिंग हो, वो करते हैं, या कोई अनवर्कआउट क्राइम हो तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स लेते हैं, फील्ड मीटिंग्स लेते हैं। आगे कोई त्यौहार हो तो त्योहारों की तैयारी देखते हैं, क्या हमें कहाँ पे ड्यूटीज़ लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है। तो ये चीज़ें जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो मोस्टली हम सेकेंड पार्ट ऑफ डे करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारी मीटिंग्स होती है, जो सीनियर्स मीटिंग लेते हैं या फिर हम जूनियर्स की मीटिंग लेते हैं, वो मोस्टली हम रात में 8 बजे के बाद रखते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद जनरली ये माना जाता है कि थोड़ा जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी घर पे चली जाती है या फिर क्राइम प्रोन जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो 8 बजे के बाद हमारी मीटिंग्स जो होती है जनरली वो मीटिंग होती है। तो हफ्ते में
2 या 3 मीटिंग्स हो ही जाती हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 12 घंटे का हमारा जो रूटीन है सुबह 10 बजे से लेके शाम 10 बजे तक ये चलता रहता है। ऑन एन एवरेज जो हमारा डेली रूटीन है उसमें हम रात 9 से 10 बजे के बीच में घर आते हैं। घर आने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी हमारा जो फ़ोन है वो ऑन ही रहता है और इमरजेंसी में जो भी कॉल्स आती है वो हमें अटेंड करनी पड़ती हैं। अभी मैं गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ तो ये एनसीआर का एरिया रीजन है, यहाँ पे देर रात भी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ऑन एन एवरेज मुझे रात 1 से 2 बजे तक फ़ोन अटेंड करना ही पड़ता है। उसके बाद हम रेयरली ही अटेंड करते हैं क्योंकि रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रेयरली कोई इंसिडेंट होता है। तो रात 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो हमारा डेली का रूटीन ख़त्म होता है, उसके बाद जो सोने का टाइम आता है और सुबह 7 बजे हमें सीनियर्स को ब्रीफ करना होता है। तो ये 5 से 6 घंटे का जो टाइम है यही आपको सोने के लिए मिलता है। और जो कि इनिशियल ईयर्स जो आपके आईपीएस में रहेंगे आपको मैक्सिमम इतना ही टाइम मिलेगा आराम करने के लिए भी और सोने के लिए भी। फिर वो चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, कोई भी काडर हो, इनिशियल स्टेट्स जो आपके शुरुआत के 4-5 साल रहेंगे सर्विस में, उसमें आपको कम से कम ये 12 से 14 घंटे काम करना ही पड़ता है। कई लोगों को ये लगता है कि आप कितना प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आप दिन में प्लान करते हैं वो चीज़ें आप कितने कर पाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मतलब जो आप 90% तो अचीव कर सकते हैं। अगर आप कोई 10 चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो उसमें से 9 चीज़ें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि अगर आपके एरिया में कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके फील्ड में कोई घटना हो जाती है तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता। बट ओवरऑल पुलिसिंग में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप अगर XYZ प्लान करते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप बाकी के सर्विसेज देखते हैं तो उसमें ये फैक्टर बहुत मिसिंग है कि इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो सिर्फ आपको पुलिसिंग में ही देखने को मिलेगा। मतलब वैसे बाकी सर्विसेज में भी है, लेकिन जिस तौर पे, जिस प्रमाण में, जिस क्वांटिटी में पुलिसिंग में ये आता है, ये बाकी सर्विसेज में नहीं है। सर्विसेज में इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। फिर चाहे वो आप आईपीएस में हो, आईएएस में हो या एनी अदर सर्विसेज, ओवरऑल ही यूपीएससी के जर्नी में इसीलिए मुझे लगता है कि एक जो इथिक्स और एप्टीट्यूड का एक स्पेशल 250 मार्क्स का पेपर रखा गया है, इसीलिए रखा गया है जो सभी के लिए कॉमन है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको आपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको, अगर आप अपने इमोशंस के ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आपको हमेशा आपके इमोशंस को कंट्रोल करके उसका आपके ऑब्जेक्टिव के प्रति यूज करना चाहिए, ना कि इमोशंस आपका यूज कर सके। जैसे अगर आप पुलिसिंग में देखें तो हो सकता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनकी डिमांड एकदम ही इनवैलिड है, इलॉजिकल है। फिर भी आप ये नहीं दिखा सकते कि उनका जो डिमांड है वो इलॉजिकल है। आपको यही दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपका पॉइंट वैलिड है और उस पर हम ज़रूर काम करेंगे और वो इशू रिजॉल्व कर देंगे। अगर आप वहाँ इमोशंस में आके या अपने इमोशंस को कंट्रोल देके उन पे गुस्सा कर देते हैं, उनको बोल दे कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो वाहियात ही का आपकी डिमांड है, तो फिर वो वहाँ ब्लंडर हो जाएगा और वो इशू एस्केलेट हो जाएगा। जहाँ तक क्राइम का सवाल है, और क्राइम में जो हमारा क्राइम के सीन ऑफ क्राइम्स होते हैं जहाँ ब्लड होता है और अलग अलग चीज़ें देखने मिलती हैं, तो इसका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मतलब जो भी मैं रहूँ या फिर मेरे बैचमेट्स हैं, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है। एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है उनका, फैमिली बैकग्राउंड अलग है,
लेकिन ये बहुत ही कम मुझे देखने को मिला कि किसी को इन चीज़ों से कोई इशू हुआ हो। मतलब हो सकता है वो हमारे ट्रेनिंग की वजह से हो, या फिर एक मेंटली जो हम 2 साल के ट्रेनिंग में प्रिपेयर होते हैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए, तो ये जनरली लोग इसमें अडेप्ट हो जाते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस में किसी को इशू होता है। पुलिस सर्विस में आने के बाद सोशल लाइफ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बढ़ जाती है। जो बाकी सर्विसेज में आप कंपेयर करेंगे तो उनका जो ऑफिस होगा या फिर उनका जो वर्क एरिया होगा उसी फील्ड से रिलेटेड आपका जॉब हो जाता है। लेकिन पुलिस में आपको बहुत चीज़ें ऐसी डील करनी पड़ती है जो आपको डेली का आपका जनता से मिलना होता है, उनसे आपको बात करनी पड़ती है। आपका डेली का इंटरेक्शन मीडिया से रहता है, मीडिया से आपकी डेली की बातचीत होती है। सिमिलरली जो आपके पॉलिटिशियंस है, लोकल पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल जो भी एलिमेंट्स है, उनसे भी आपको बात करनी पड़ती है। तो एक जो प्रोफेशनल लाइफ में जो सोशल इंटरेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड जो आपके पर्सनल लाइफ है, जो पहले आपके आपके दोस्तों के साथ हुआ करती थी बातें, या फिर आपके फैमिली के साथ हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। तो सोशल लाइफ तो आपकी काफ़ी एक्टिव रहती है, बट वो प्रोफेशनल सोशल लाइफ ज़्यादा हो जाती है, और जो आपकी पर्सनल सोशल लाइफ है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखिए, पावर का जो परसेप्शन है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद मुझे बहुत ही पावर मिलेगी, मैं पावरफुल हो जाऊंगा, ये एक गलत मैं कहूँगा कि परसेप्शन है। कोई भी पावर ऐसे फ्री में नहीं मिलती। जैसे कि सबको पता है, जिसमें यूपीएससी में एक ऐसे भी आया था एक साल के, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको पावर मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है आपकी, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा, और आपके डिसीजन से, आपके काम से हो सकता है हजारों लाखों लोगों पे इफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है इसी चीज को पावर कहते हैं। तो ये पावर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिसर बनेंगे। अगर आप इस पावर को ये समझ लिए कि हाँ ये एब्सोल्यूट पावर है, मैं इसका कुछ भी करूँगा, तो वो बैकफायर भी हो सकता है। और आईपीएस में एक छोटी सी छोटी चीज़ भी, एक छोटी सी छोटी मिस्टेक भी एक बहुत ही बड़ा आपके लिए नुकसान कर सकती है। क्योंकि आईपीएस में, जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। आपकी जो आप अगर आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ प्राइवेट है, तो मतलब जो लाइफ का 20% पार्ट ही आपका प्राइवेट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी पब्लिक होती है। आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो लोगों का आप पे ध्यान होता है कि आप क्या करते हैं। तो जब जो कोई 24 घंटे में से कम 10 से 12 से 14 घंटे आप कंटिन्यूस पब्लिक स्क्रूटिनी के अंदर रहते हैं, तो जो भी आपको पावर मिली है वो आपको सोच समझ के ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा कोई स्पेशल डिसीजन नहीं है कि जो मतलब मेरे क्लोज हो, लेकिन जितनी अभी मेरी सर्विस हुई है 3 4 5 साल की, तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि इसका तुरंत निस्तारण हो जाए, तो वो एक जो फीलिंग आती है कि हमने इसका इशू रिजॉल्व कर दिया। वैसे ये पुलिसिंग का जॉब बहुत ही थैंकलेस है। मतलब हम 100 लोगों की मदद करते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही लोग हमें थैंक यू बोलता है, बाकी लोगों को लगता है कि ये तो हमारा हक था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आउट ऑफ वे जाके प्रयास करते हैं कि उसका इशू रिजॉल्व हो जाए। तो ये एक मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट कि डेली हम कम से कम, मैं टारगेट रखता हूँ कि मुझे एक हमारे किसी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा हमें बताया गया था कि आप ट्राई कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार एक व्यक्ति की जेन्युइनली मदद कीजिए। तो यही उस
उस टाइम से हमने ध्यान में रखा है कि कम से कम एक व्यक्ति को तो मदद करनी ही है। सिविल सर्विसेज में सबसे अक्रॉस द सर्विसेज, अक्रॉस द कैडर्स, सबसे कॉमन चीज़ है ट्रांसफर्स, जिससे सभी को फेस करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज आईपीएस में माना जाता है कि एक पोस्टिंग पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल रह सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयर। आपका 1 से 2 साल के बीच में ही ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसका आप पे कम और आपके फैमिली पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। आप तो एक ऑफिस छोड़ के दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बाकी का सारा जो आपका पूरा परिवार शिफ्ट करना, सामान शिफ्ट करना, अगर वो सिटी से कहीं रूरल एरिया में हो जाता है तो वो सारा एडजस्टमेंट करना, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जो लेकिन ये तो सर्विस का पार्ट है, ये तो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे भी पता होता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी एनसीआर से तुरंत ही कहीं रूरल एरिया में ट्रांसफ़र हो जाए, और हो सकता है आप वहां जाके सेटल हो गए और 2 महीने के अंदर ही आपकी कहीं फिर से तीसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए भी आपको तैयार होना पड़े। हो सकता है कि आपकी 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी ट्रांसफ़र ना हो, आप 4 साल बाद ट्रांसफ़र हो। तो इसमें ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी है नहीं कि आपको मिनिमम इतना समय ही कहीं बिताना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम कितना समय बिताना पड़ेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आईपीएस सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आईपीएस की ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगी। ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है 6 महीने का, आपको डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट करना पड़ता है, जिसमें एक आपके ही कैडर के किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ दैट 2 years। 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगी, जो कि असिस्टेंट एसपी, एएसपी जिसे कहते हैं, इस रैंक की होगी, जो कि इक्विवेलेंट है डीवाईएसपी से। ये आपको 1 साल करना पड़ता है। इट इज़ कंपलसरी और सभी को करना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी रैंक हो जाएगी एडिशनल एसपी की, और वो आपको ऑन एन एवरेज सभी स्टेट्स में जो एडिशनल एसपी का टेन्योर है ये फिक्स नहीं है। ऑन एन एवरेज 2 साल आपको वो करना पड़ता है। उसके बाद आपका रैंक एसपी हो जाता है, और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट पोस्टिंग्स के लिए और इंडिपेंडेंट चार्ज, जो जनरली हम जिसके लिए सर्विस ज्वाइन करते हैं, एसपी या एसएसपी जो रैंक होता है, तो उस पर आप प्रमोट हो जाते हैं। मैरिज और पार्टनर, इस टॉपिक के लिए तो वैसे तो ये काफ़ी पर्सनल टॉपिक है, लेकिन अगर आप इन सर्विसेज, आपका पार्टनर सर्विसेज में है, तो अगर आप सेम सर्विस से है, जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, या ऑल इंडिया सर्विसेज में है, दोनों भी, तो एक दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी पोस्टिंग्स जो है, आपको हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग्स आसपास में ही आए, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेट हेडक्वार्टर में है या दिल्ली में है, तो वो बात अलग है कि वहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, पोस्टिंग्स ज़्यादा होती है। उस केस में आप एक साथ रह पाएंगे, लेकिन ये गिने चुने 8-10 शहर ही है जहाँ पे ये पॉसिबल है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ 95% केसेस में आपको पोस्टिंग साथ में लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसमें बेटर ऑप्शन ये रहता है कि अगर एक पार्टनर आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का है, तो दूसरा पार्टनर आपका सेंट्रल सर्विसेज का हो, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है इन जनरल के। आपकी पोस्टिंग फिर साथ में रह सकती है। बाकी अगर आपके पार्टनर अगर सर्विस में नहीं है, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। जैसे अगर आपका पार्टनर, आप अगर ऑल इंडिया सर्विसेज में है और आपका पार्टनर सेंट्रल सर्विसेज में है, सपोज कीजिए आप आईएएस है और आपका पार्टनर आईआरएस है, तो इस केसेस में आपका जो कैडर रहेगा, अगर आपका कैडर उत्तर प्रदेश है, तो इस केसेस में गवर्नमेंट लीनियंट है
वो आपके पार्टनर को जो कि सेंट्रल सर्विसेज में है, आईआरएस में है, उसको पोस्टिंग यूपी में दे देगा और जहां भी आपका पोस्टिंग है उसके आसपास ही दे देगा। ये केस ऑल इंडिया सर्विसेज के कपल्स में नहीं हो पाता। अगर आप दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, दोनों आईएएस हैं, तो अगर आपका दोनों का कार्डर यूपी है और एक पार्टनर का पोस्टिंग बुलंदशहर में है, तो ये देखा जाता है जनरली कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएम होता है। तो इनवेरिएबली आपके पार्टनर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना पड़ेगा और बहुत ही रेयर केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट अगल बगल वाले होते हैं। तो देयर आर मेनी केसेस के जो पार्टनर्स है इन सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसमें दोनों की पोस्टिंग अलग अलग है और कम से कम 4, 5, 6 घंटे का रास्ता है दोनों के बीच में। यही जो चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको जब आप इंडियन पुलिस सर्विस ऑप्ट करेंगे तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें सर्विस से पहले पता नहीं होती है, जो बाद में आपके ध्यान में आती है। तो ये चीज़ें अगर आप पहले से ही ध्यान में रखें तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस की है। ये जो हार्डशिप्स थी वो थी जो कि आपको चूज करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों के अलावा जो आप प्रिपरेशन के टाइम में भी ध्यान में रखते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उसमें आते हैं आपकी सैलरी, आपके अदर पर्क्स जो होते हैं। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज में आपको सैलरी तो सभी के लिए सेम ही है, सभी सर्विसेज के लिए सैलरी सेम है, बट वो छोड़ के जो एक्स्ट्रा जो आपको मिलते हैं, जो एक आपने प्रिपरेशन टाइम में भी देखा होगा, सुना होगा कि एक एसपी का बंगला होता है, डीएम का बंगला होता है। तो ये एक पॉजिटिव है इस सर्विसेज में कि आपको कभी भी आपके रहने की, आपके कहीं जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपसे 12-12, 15-15 घंटे काम लेने की उम्मीद रखता है, तो ऑन द अदर हैंड वो आपका भी ख्याल रखता है, आपको किसी चीज़ की कमी ना पड़े। ये भी गवर्नमेंट द्वारा इंश्योर किया जाता है, ना आपको कभी रहने की चिंता हो, ना कभी कहीं जाने की, गाड़ी की, वाहन की या एनी अदर जो कि काम से रिलेटेड नहीं है। गवर्नमेंट या ये सर्विस जो है पुलिस सर्विस, ये आपको ये प्रोवाइड करती है और ये इंश्योर करती है कि आप आपका पूरा फोकस काम पे रखें और ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है, इसका ख्याल रखा जाता है। इनिशियल ईयर्स में जो ग्रेड पे होता है वो 56,100 रुपीज़ होता है, जो कि इन हैंड आपको, अगर आप सारा उसके अलाउंसेस वगैरह पकड़ लेंगे तो इन हैंड आपका 75 के अराउंड हो जाता है। 75 में भी आपके फिर टैक्सेस वगैरह कट करके इन हैंड अराउंड 60-63 आपके अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है और जब आपका पे मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा तो वो एक मेजर शिफ्ट होता है, तो वो आपको करीब हर साल 3% इंक्रीज और पे मैट्रिक्स चेंज का पकड़ के आप 2-3 साल बाद आपकी सैलरी अराउंड 90+ हो जाती है। और जो एक हमारे दिमाग में रहता है कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद सारा काम आसान हो जाएगा, तो सैलरी के अलावा जो भी आपको पर्क्स मिलेंगे वो बस आपके काम से रिलेटेड होंगे। आपको काम से रिलेटेड व्हीकल चाहिए तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। आप काम से कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसका टीए मिल जाएगा, डीए मिल जाएगा। लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस है, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, जैसे आप कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूलिंग हो, या फिर आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है, सब्जी, खाना, ये सारा आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल जो हमें पर्क्स मिलेंगे, ये आपके रेजिडेंस और जो गवर्नमेंट व्हीकल है,
इससे रिलेटेड है, या फिर आप जब ऑफिशियल वर्क से कहीं बाहर जाएंगे तो ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस इसी से सीमित है। अगर हम आईपीएस से अगर ग्लैमर हटा दिया जाए तो जो गवर्नमेंट सैलरी है और उसके प्रोपोर्शन में जितना हम काम करते हैं, अगर ये देखा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जितना हम इनपुट देते हैं, जितना हम काम करते हैं, जितना हम डेडिकेटेड काम करते हैं, उतना ही अगर हमारे रैंक पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो सैलरी का बहुत बड़ा गैप है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स सैलरी ऑन एन एवरेज आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन सिविल सर्विसेज में काम करने का है, सिविल सर्वेंट बनने का है, तो हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई सिविल सर्विसेज। तो इन जनरल सभी लोग वो एक क्लीशे आंसर देते हैं कि हमें कंट्री को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है। तो ये कितना भी क्लीशे हो, सिविल सर्विसेज में ये कंपोनेंट हमेशा रहता है, चाहे वो ओवर्ट रहे या कोवर्ट रहे। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप सोशल सर्विस कर रहे हैं। आपको 70,000 65,000 सैलरी में 12 15 घंटे काम करना पड़ेगा। वो भी उसके लिए कोई आपको अवार्ड नहीं देगा, कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, बल्कि अगर आप कुछ गलत कर देंगे तो 2 4 चीजें सुनने को उल्टा मिल जाएगा। लेकिन यही है कि आप जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहा होगा कि मुझे कंट्री को सर्व करना है। और यही जो सर्व करने का जो भावना है, इसी की वजह से ये सारा जो फोर्स है मोटिवेटेड रहता है। और हम ये चीज़ें इग्नोर करके, सैलरी वगैरह इग्नोर करके, ये इसी भावना से ये काम करते जा रहे हैं। हर किसी को लगता है कि फेस्टिवल घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया जाए, हर किसी को लगता है कि मुझे भी छुट्टियां मिले, हम भी कहीं बाहर घूम के आ जाए कंट्री से। बट ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर सर्विसेज में। तो ये मैं तो बहुत ही कम महसूस करता हूँ, जब घर वाले बुलाते हैं तब ज़्यादा महसूस होता है कि ये डिसीजन हमारे हाथ में काफ़ी कम रहता है कि अगर कोई सोशल फंक्शन है, कोई छुट्टी है, कोई त्योहार है, तो हम तुरंत जाके अटेंड करके आ जाए। इस पे काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती है। ये शुरुआत में आपको थोड़ा तकलीफ देगा 1 2 साल, बट आफ्टर दैट यू विल गेट यूज्ड टू इट। और इट्स नॉट अ बिग एन इशू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सर्विसेज। आप 3 4 साल कम से कम प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम भी आपका यही रूटीन रहता है कि आप त्योहार कम मनाते हैं, घर वालों से कम इंटरेक्ट करते हैं, तो वही आपका कंटिन्यू रहेगा ये सर्विसेज। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप डैफ भरेंगे और आपके सर्विसेज का चॉइस देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी डैफ भरेंगे तो पूरा सोच समझ के भरेंगे, क्योंकि वही चॉइसेस है जो आपकी आगे वाले 30 साल के सर्विसेज को डिसाइड करेंगे। तो जो भी आप कैडर प्रेफरेंस देते हैं, जो भी आप सर्विसेज का प्रेफरेंस देते हैं, वो सोच समझ के, परिवार से डिस्कस करके, या जो इन सर्विसेज आपके सीनियर्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, उनसे बात करके ही डिसीजन लेंगे। और मेरी तरफ से ये जो थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दी गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको हेल्पफुल लगे। तो आईपीएस सर्विसेज के बारे में मुझे यही चीज़ें कहनी थी। एंड ऑल द बेस्ट टू योर प्रिपरेशन एंड योर फ्यूचर जर्नी।